कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? काल बुला लिया, काल किसने बुला लिया भैया? राजा के स्थान पर जाएगा तो अपना काल बुलाएगा, राजा से उसका स्थान मांग रहा है तो काल तो बुला ही लिया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, इसके बच्चे एक तो डांगी, क्या बोलोगे? डांगी और नाटी डांस, डांगी और नाटी डांस। तमिलनाडु की बात करेंगे, कभी भी पूछूंगा आपसे मैं, कुम्मी और कावड़ी कहाँ के डांस है? आपका आंसर आना चाहिए कुम्मी और कावड़ी तमिलनाडु के डांस है। ठीक है। असम की अगर हम बात करते हैं तो बथुकम्मा और खेल गोपाल, क्या बोलोगे? सॉरी, मैं तेलंगाना के बता रहा हूं आपको, क्या बोलेंगे? कली गोपाल और खेल गोपाल, कली गोपाल और खेल गोपाल। सिर्फ ऐसे छोटा छोटा कंटेंट लेके चलेंगे। ठीक है। आज शाम खेलने के लिए जाना है। ठीक है। गोपाल के साथ में, कली गोपाल खेल गोपाल। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अब कालबेलिया की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं। देखो, कालबेलिया एक क्या है? लोक नृत्य है। तो भैया थोड़ा हमको समझाएं, लोक नृत्य क्या होता है, ये फोक डांस क्या होता है। देखो, आपके घर जब बच्चे का जन्म होता है उस समय गीत गाए जाते हैं या नहीं? हाँ जी, गाए जाते हैं। भैया सगाई पे भी गीत गाए जाते हैं? हाँ जी। घर में औरतें बहुत डांस करती हैं? हाँ जी भैया। तो ये जो क्षेत्रीय है भारत में, लोक नृत्यों की संख्या लगभग बच्चे 2800 प्लस है आज देश में। हर स्टेट में अलग है। ठीक है, स्टेट में भी कई कई हैं। ठीक है जी, ये लोक नृत्य है। लेकिन कभी भी पूछे भैया क्लासिकल डांस कौन से हैं, जो बहुत प्राचीन समय से हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन मिला है, जिनको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, जिनको हम क्लासिकल डांस कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे भैया 8 है। कई जगह ये 9 है, उसका कंफ्यूजन भी मैं इन्हीं क्लासेस में दूर करूंगा। ठीक है। अच्छा, जो कालबेलिया है इसको याद रख लेना, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बहुत बार एसएससी ने पूछा है कालबेलिया को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया। क्या आंसर आएगा बच्चे? 2010 में। अगर हम बात करें आपका राजस्थान के और नृत्यों की, तो राजस्थान में बच्चे एक तो घूमर याद रख लेना, तेहरा ताली याद रख लेना। तेहरा ताली एमपी का भी है, तेहरा ताली एमपी का भी है। एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है। एक बार विकल्प में राजस्थान को रखा, मध्य प्रदेश को नहीं रखा। एक बार मध्य प्रदेश को रखा, राजस्थान को नहीं रखा। तो क्या बोलोगे? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का है। ठीक है। घूमर हो गया, तेहरा ताली हो गया, एक आपका गेर हो गया, गेर जो इनकी भील जनजाति करती है, और एक पनिहारी डांस हो गया। पनिहारी कहाँ का है? पनिहारी डांस आपका, ये भैया जी पनिहारी डांस हमारा राजस्थान का है। ठीक है। क्या बोलोगे? नेक्स्ट। सर जी एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में भी करवाओ। बच्चे घूमर को इंग्लिश में भी घूमर ही बोलेंगे। अब तुम लिख रहे हो हिंदी टाइपिंग सेक्शन में है, घूमर को ये डांस है, यूनेस्को को यूनेस्को कहेंगे। ये मैंने बोल दिया इंटेंजिबल हेरिटेज साइट बोलते हैं इसको, उसको क्लासिकल डांस बोल दिया। ठीक है जी। अबे तुम अंग्रेजों मान जाओ, थोड़ा सा कॉपरेट करें, क्योंकि हर एक चीज को ड्यूअल लैंग्वेज में बोलने में बच्चे क्लास 1.5 घंटे की 3 घंटे हो जाएगी। अब आते हैं हम क्लासिकल डांस कितने बोले मैंने आपसे? क्लासिकल डांस मैंने आपसे बोले कितने भैया? आपने कहा 8। जो अच्छे बच्चे वो आंसर करें, जो नहीं जानते वो सीखें। क्या कहेंगे? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और शास्त्रीय नृत्य कभी भूलना नहीं। पहला शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम, जिसको हम सादिर के नाम से जानते हैं, सदिर नृत्य जिसको कहा जाता है। इसका संबंध किस स्टेट से है? दूसरा शास्त्रीय नृत्य है बच्चे मोहिनी अट्टम। क्या बोलोगे? मोहिनी अट्टम, अंग्रेजी में भी मोहिनी अट्टम ही बोलेंगे। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? तीसरा बच्चे आपका कथकली हो गया, कथकली। ठीक है। चौथा आपका बच्चे क्या हो गया? चौथा आपका ओडिसी हो गया, ओडिशी हो गया। चौथा आपका बच्चे, पांचवा आपका मणिपुरी हो गया। क्या बोलेंगे? मणिपुरी हो गया। ठीक है।
छठा डांस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर देने जाओगे इसी स्लाइड से अगर क्वेश्चन ना आए तो नाम बदल देना, अच्छा सा रखना। पर सत्रिया। सातवां बच्चे आपका कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। और आठवां आपका है, आठवां है आपका कथक, कथक बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखेंगे पूछेगा कौन सा कहां से संबंध है। भरतनाट्यम कहां का है जी, तो क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम भैया जी तमिलनाडु का है। कहां का, तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों के दोनों कहां के हैं हमारे, कहेंगे भैया जी केरल के हैं। कहां के हैं, केरला, केरला। ओडिसी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ओडिशा का ही है, ठीक है। मणिपुरी याद करने की जरूरत ही नहीं है, मणिपुर का ही है। सत्रिया असम का है, कहाँ का, असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्रा का है, आंध्रा प्रदेश। और इसके साथ में ये तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही बना है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। अब बात आई इंपोर्टेंट, देखना जरा ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, जवाब देना। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें दो शास्त्रीय नृत्य हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दो क्लासिकल डांस हैं, तो क्या आंसर आएगा, केरल। कौन कौन से भैया, कथकली और मोहिनी अट्टम। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ऐसा कौन सा डांस है, ऐसा कौन सा, कौन सा, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है जो नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, जो उत्तर भारत से संबंधित है। मैं आपसे पूछ रहा हूं विच डांस इज रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया, ऐसा कौन सा है जो उत्तर भारत से है, तो भैया तमिलनाडु साउथ इंडिया, केरल साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ओडिशा आपका अगर बोले तो साउथ ईस्ट की तरफ हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का है, पूर्व उत्तर भारत का, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये साउथ का है, ये आपका हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। और यूपी किधर है, नॉर्थ में है। तो उत्तर भारत का कौन है, कथक। कौन थकता है, ऐसे बोलना, यूपी के थकते नहीं है, यूपी के थकते नहीं है। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, कच्ची पूड़ी खाएगा अंधा है, जिसको दिख रहा वो कच्ची पूड़ी खा लेगा, मना कर देगा भैया कच्ची पूड़ी है पक्की लेके आओ। सत्रिया, आसाम सत्र है, संसद का सत्र याद कर लो ऐसे। मणिपुर, मणिपुर। कली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के, केरला के। भरतनाट्यम तुम मिलना, क्या बोले, तुम मिलना, कह रहा तुम मिलना भारत ना मिले। प्रेम ऐसी ही चीज होती है, उसमें आदमी सब कुछ छोड़ देता, कह रहा भारत ना मिले कोई बात नहीं, तुम मिलना, ठीक है। ये तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थे। दिल्ली पुलिस 2020 ने भी पूछा और एसएससी ने ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछा है ना, पिछले 4-5 सालों में। मैं बोलूं कि एसएससी दीवानी है इस क्वेश्चन की, तो कोई डाउट नहीं है। बोलो जी। तो बच्चे तब गलत आंसर करके आए थे, लेकिन शायद मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूं, तो अब तो कोई गलत नहीं करेगा। MS सुब्बुलक्ष्मी। हम लोग लता मंगेशकर आंसर कर देते हैं बहुत बार, कभी नहीं करना है। MS सुब्बुलक्ष्मी सबसे पहले 1998, लता मंगेशकर जी को मिला है 2001 में, 2001। BM बाल मुरली कृष्णन, इनकी बात नहीं करते, भारत रत्न में नहीं है। भीमसेन गुरुराज जोशी, इनको बच्चे 2008 से 9, 8 में घोषणा हुई और 9 में मिला। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, भैया कहीं 8 लिखा हुआ होता कहीं 9, 8 में इनको घोषित किया गया और 9 में इनको दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले किनको, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी क्या करती हैं भैया, संगीत से संबंधित हैं। किससे, संगीतकार हैं। कौन से संगीत से संबंध है इनका, ये तमिलनाडु की तो रहने वाली हैं, तमिलनाडु की, कौन से स्टेट से इनका संबंध है, तमिलनाडु से। और किस संगीत से इनका संबंध है, कर्नाटक म्यूजिक से, कर्नाटका म्यूजिक से इनका संबंध है, यानी कर्नाटका संगीत से इनका संबंध है। MS सुब्बुलक्ष्मी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, पहली महिला, या बोले पहली संगीतकार, पहली महिला संगीतकार हैं ये,
पहली संगीतकार हैं जिनको रमन मैग्से से मिला, पहली हैं ये जिनको कौन सा अवार्ड और मिला सबसे पहले, रमन मैग्से से। यानी भारत रत्न तो सबसे पहले पा ही लिया, रमन मैग्से से भी सबसे पहले इन्होंने पाया 1974। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी बात इनकी आएगी बच्चे, यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला हैं अपने संगीत का। यूएन में इन्होंने जो आपका प्रदर्शन किया था वो किया था, याद रख लेना, 1966 में, 1966 में। तीन चीजें याद होंगी, आंखें बंद करेंगे। 1966 यूएन प्रदर्शन, 1974 रमन मैग्से से पाने वाली पहली महिला संगीतकार, और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार भी यही है। स्टेट तमिलनाडु है इनका, और बच्चे किससे संबंध करते हैं, ये आपका कर्नाटका म्यूजिक से। लता मंगेशकर एक गीतकार हैं, ये बीएम बाल मुरली कृष्णन भी कर्नाटक म्यूजिक से संबंध रखते हैं। और भीमसेन जोशी की अगर हम बात करते हैं बच्चे कि ये मतलब क्या करते हैं आपका भीमसेन जोशी, तो आप बता पाएंगे, तो ये भी किससे, आपका शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। शास्त्रीय, इनके सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? ये म्यूजिशियन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सितार बजाता था, कौन बांसुरी बजाता था। बच्चों के आंसर देखने दो भी, ये क्या चला रखा है, इसको हटाओ आगे से, देखने दो बच्चे कितने होनहार हैं, ये देख तो लूँ मैं अपना जरा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भैया, जाकिर हुसैन भी बता रहे हैं कुछ। अच्छा, नए हो, सीख जाओगे, कोई नहीं। जाकिर हुसैन बता रहे हैं कुछ बच्चे, मैं कहूँगा गलत हैं। कुछ बच्चे हरिप्रसाद चौरसिया बता रहे हैं, मैं कहूँगा भैया आप भी गलत हैं। कुछ राजा खान बता रहे हैं, नहीं जी, निखिल बैनर्जी। किससे? निखिल बैनर्जी सितार वादक। ऐसे याद रख लेना, जैसे तार नहीं जोड़ते हम अपने, बिजली भाग गई, किसी ने बिजली के तार जोड़ दिए तो वो एकदम से खिल उठे, खिल उठे। हाँ जी, क्या? अरे नहीं, पोल की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे बात। पोल से कुछ नहीं होता। पोल से तुम ये देखना चाह रहे, उत्तर तुम्हें पता ही चल जाता तुम्हारा ठीक है या नहीं है। पोल से क्या होता? अच्छा, ये देखना चाहते हो कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, उन सब चीजों से अपना दिमाग हटा दो, सिर्फ अपना देखो, अपना ठीक है या नहीं है। पोल नहीं, पोल से बच्चे मुझे कुछ नहीं दिख पाता आपकी स्क्रीन पर आप क्या लिख रहे हो। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला। हुसैन से याद रख लेना, हुस्न में बल होता है, हुस्न में बल होता है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी का सबसे बड़ा नाम है, बांसुरी का सबसे बड़ा नाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शहनाई की। शहनाई का सबसे बड़ा नाम कौन है, जरा बताएंगे शहनाई का? तो शहनाई से एक नाम नहीं भूलेंगे, जस्ट बेसिक नाम मैं आपको बता रहा हूं, पंडित बिस्मिल्ला। पंडित बिस्मिल्ला बोल रहा हूं, सॉरी, क्या बोलोगे? बिस्मिल्ला खान। वो मैं दूसरा नाम कोई बोलने वाला था, बिस्मिल्ला खान, ठीक है। किससे? शहनाई से। क्यों इंपोर्टेंट है बच्चे? क्योंकि बिस्मिल्ला खान ने क्या किया, लाल किले पर 1947 में शहनाई बजाई थी। और इतनी बार एसएससी ने पूछा है, 1947 में रेड फोर्ट पर लाल किले पर 1947 में शहनाई बजाई। और साथ में इनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हुए हैं, ठीक है। चारों, यानी कि आपका जो इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइज है वो इनको मिले हुए हैं। अच्छा भैया, टॉप मोस्ट प्राइज कौन से होते हैं? भारत रत्न इनको मिला हुआ है, भारत रत्न इनको मिला हुआ है। दूसरा पुरस्कार आप बताओ बच्चे कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण। बच्चे ये तो जानते होगे ना, स्पेलिंग लिखनी थोड़ी बहुत। ये मान के चलूं कि आप 10वीं पास हो, अरे बोल दो थोड़ा थम्स अप करके, ये मान लूं मैं कि तुम 10वीं पास हो अपनी मेहनत से, ऐसा तो नहीं है नकल वाले हो। PADMAVIBHUSHAN। तीसरा आपका इससे छोटा भाई पद्म भूषण होगा। और चौथा टॉप पुरस्कार भारत का होता है पद्मश्री। चौथे नंबर पर कौन सा अवार्ड आता है? देखो, इसकी नाम बड़ा दूसरे नंबर पे, ये थोड़ा छोटा नाम तीसरे पे, ये सबसे छोटा नाम चौथे पे। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और बिस्मिल्ला खान को जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में। अभी मैंने एक नाम बताया था आपको कि 2001 में और किसको मिला, जरा बताना। 2001 में और किसको मिला, जरा बताना, फटाफट से बता दो। अभी नाम बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो बता पाओगे, ठीक है। अब निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? सितार। तो सितार के कुछ नाम याद करो, ठीक है, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम है पंडित रविशंकर,
पंडित रविशंकर, 1999 में भारत रत्न इनको मिला है। ये जो आज मैंने तुमको 4-5 भारत रत्न बताए हैं ना, यही परीक्षा के लिए काफी है। पंडित रविशंकर 1999 भारत रत्न। उमा शंकर मिश्र, क्या बोलोगे? उमा शंकर मिश्र हैं जी, ठीक है। तीसरा नाम आता है आपका शाहिद परवेज जी का, शाहिद परवेज। और चौथा नाम आता है बंदे हसन, बंदे हसन। तो भारत रत्न हमने बात की 1998 एम एस सुब्बुलक्ष्मी, 1999 पंडित रविशंकर, मैंने आपको बताया 2001 में लता मंगेशकर जी और 2001 में बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? मिजोरम राज्य का, बहुत बढ़िया। आर्श सुपर टैंट्रिक, महेश, रूबी शर्मा, बहुत शानदार बच्चे, वेरी गुड। विकास कुमार, अशोक साहू, वेरी गुड मेरे शेर। वर्षा मौर्य, गजब। सागा दावा, सागा दावा, हॉर्नबिल, चापचारकूट या फिर ओणम। देखो कभी भी कूट मिले 99% मिजोरम का होगा, एसएससी हमेशा पूछती है। कूट, कूट का मतलब ही होता है फेस्टिवल। जैसे अगर हम बात करें मिजोरम की, कहाँ का है ये? मिजोरम का। तो मिजोरम में कूट नाम से जितने फेस्टिवल होते हैं, चापचार कूट हो गया, मीम कूट, मीम कूट, ठीक है। थाल फवांग कूट, थाल फवांग कूट, ठीक है। मीम कूट, थाल फवांग कूट, और आपका एक ये हो ही गया चापचार कूट। एक पाल कूट होता है, पाल कूट, ठीक है। और एक होता है यहां पर एंथुरियम फेस्टिवल। एंथुरियम उत्सव कहां पर मनाया जाता है? एंथुरियम उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कूट देखेंगे तो मिजोरम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, चाप चार, चाप खाइए तुमने, यस और नो? चाप सोयाबीन की जो चाप होती है, तो चाप खा के क्या आ जाते हैं? मजे आ जाते हैं, मजे। चाप खा के मजे आ जाते हैं। मीम्स देखते हो तुम, इंस्टाग्राम चलाते होगे, फेसबुक, मीम्स कॉमेडी चलती रहती है, मजे आ जाते हैं जी। चाप कैसे खाई जाती है? चाप थाल में खाई जाती है, मजे आ जाते हैं, मजे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, नहीं खाई तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि खाना ही है, ठीक है। तो ये मिजोरम के फेस्टिवल हो गए। सागा दावा कहाँ का है? ये सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार है। कभी भी पूछे सिक्किम का, सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सबसे बड़ा फेस्टिवल, सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? तो हम कहेंगे सागा दावा। हॉर्नबिल आप बता दो कहाँ मनाया जाता है? बिल में कौन रहता है? नाग रहता है, नाग। नागालैंड, क्या बोलेंगे? नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में मनता है 1 से 10 दिसंबर तक। कितने दिन चलता है एसएससी ने ना जाने, इसी बार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया। हॉर्नबिल उत्सव कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिन। ये बच्चे, नागालैंड की स्थापना हुई थी 1962, उसकी खुशी में मनाया जाता है, लेकिन शुरू सन 2000 से हुआ था। ओणम, ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का है, केरल का है। ये भी 10 डेज मनाया जाता है, ठीक है। कितने दिन मनता है ये भी भैया जी आपका 10 दिन मनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं ना, ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगली बार मैं बोलूं ओणम कहाँ का, तुरंत आंसर आना चाहिए भैया केरल 10 डेज। मैं आगे बोलूं आपसे कभी भी, आज मैं थोड़ा समय लगा रहा हूं इन चीजें पे ताकि आपको ये डायरेक्शन मिल चुके कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, लेकिन दोबारा तुमको बताना है। फिर मैं इसके नेक्स्ट लेवल की चीजें आपको बताऊंगा कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है। इस तरह से हमारी तैयारी क्रम हमेशा रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, बहुत नाम रोशन किया इन्होंने। स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, या फिर लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं? तो हम कहेंगे भैया उन्नति हुड्डा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ठीक है। सामने फोटो लगा हुआ है। और बैडमिंटन की अगर मैं आपसे बात करूं, ज्वाला गुट्टा एक नाम बहुत पूछा जाता है। ज्वाला गुट्टा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। अश्विनी पोनप्पा, अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हमेशा आएगा कि भैया जी बैडमिंटन से संबंधित है।
अश्मिता चलिहा का संबंध किससे है? अश्मिता चलिहा का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे बैडमिंटन से इनका संबंध है। किससे? बैडमिंटन से। अच्छा, उन्नति हुड्डा क्यों इंपॉर्टेंट है जी? उन्नति हुड्डा अभी बहुत चर्चा में रही बच्चे, इनके बारे में नोट करना। इनकी चर्चा का कारण था ओडिशा, सॉरी क्या बोलोगे, इनकी चर्चा का कारण था जो ओडिशा में अभी टूर्नामेंट हुआ आपका, ओडिशा एकल टूर्नामेंट, एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, वो इसकी विजेता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट ठीक है, 2022 की ये कौन है? विजेता है, इसीलिए बहुत चर्चित है। तो एसएससी उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है जो बहुत चर्चा में हो। स्क्वैश की बात करें, स्क्वैश से जैसे एक नाम मैंने लिखा अश्विनी पोनप्पा, तो यहां कभी कंफ्यूज मत होना। एक है ज्योत्सना चिनप्पा, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, या तो भैया ये कैसा नाम है। ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किससे है? तो वो आपका स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस से एक नाम मैं आपसे कहूं तो मोमा दास, क्या बोलोगे? मोमा दास का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। और लॉन टेनिस आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे? अंकिता रैना हम कहेंगे। अंकिता रैना का संबंध किससे है? ये हमारा संबंध है लॉन टेनिस से। अंकिता रैना लॉन टेनिस, मोमा दास पूछे टेबल टेनिस, ठीक है। और आपका स्क्वैश पूछे तो क्या कहेंगे? ज्योत्सना चिनप्पा। अश्विनी पोनप्पा किससे? आपका बैडमिंटन से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी पूछी गई हाल ही में एमटीएस में, अभी 2 या 3 दिन पहले ही पूछी गई है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। आगे देखेंगे। अरुंधति रॉय, किरण देसाई, चेतन भगत या फिर झुंपा लाहिड़ी, क्या आंसर होगा? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया भाई, सी 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 बी बी बी, बहुत सारे बच्चों का है। किरण देसाई वाले सारे बच्चे ठीक हैं। किरण देसाई की एक और बुक है बच्चे, इंडिया पैक 2003, एसएससी की दोनों फेवरेट बुक हैं। इंडिया पैक 2003 के लेखक कौन है? तो किरण देसाई हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बड़ी पुस्तक है, इसके लिए बच्चे आपका 2006 में 2006 में बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं किरण देसाई, बुकर पुरस्कार। और एसएससी ने कैसे पूछा कि किरण देसाई को बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला? तो किस पुस्तक के लिए? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। चेतन भगत जी की कौन सी किताब याद करें भैया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट? किताबें बहुत लिखी हैं इन्होंने, हाफ गर्लफ्रेंड से लेकर के हाफ बॉयफ्रेंड, मतलब हाफ बॉयफ्रेंड नहीं लिखी, हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है। लेकिन एक इनकी पुस्तक है 400 डेज, और एक 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ जो आपको याद करनी है। 3 मिस्टेक्स, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है बॉलीवुड की, मिस्टेक्स इन माई लाइफ। बॉलीवुड की एक मूवी बनी है, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है काय पोचे, अगर आपने देखी हो कभी तो। झुंपा लाहिड़ी ये भी बड़ी लेखिका हैं, और इनकी पुस्तक है द नेमसेक। द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुंपा लाहिड़ी हैं। कौन है? झुंपा लाहिड़ी हैं, झुंपा लाहिड़ी हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में बुकर प्राइज मिला। झुंपा लाहिड़ी द नेमसेक, और आपका चेतन भगत 400 डेज और 3 मिस्टेक्स इन लाइफ, ठीक है। आगे आएंगे। ठीक है भैया, कुछ भी बोल देते हो? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोल देते, तो मजाक में ऐसे बोल देते हैं, अपनी फैमिली में खड़े हुए हैं, ऐसे समझो भाई भाई हो। भाई बहन है, हम आपस में जैसे बोलते हैं ऐसे बोल सकते हैं। सर जी, एक बच्चे ने फिर से बोला, बच्चे मैंने बोला ना ऐसे आप नहीं बोले इस क्लास के बारे में, पहले आप इसके बाद क्लास के बारे में जाने। सर जी बीच बीच में से मत पढ़ाओ, टॉपिक लेके आओ। टॉपिक भी तो बीच में से ही होता है। किसी ना किसी का तो बीच टॉपिक भी है। ऐसी बातें ना करें, प्रैक्टिस सेट है, और ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना, बात खत्म। बार बार नहीं समझा सकता मैं आपको, ये शायद जो इससे जुड़ा हुआ रहेगा वो परीक्षा हॉल में जाके उस बात को समझ पाएगा। बीच बीच में से ज़्यादा जरूरी था या फिर दाएं बाएं से ज़्यादा जरूरी था।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान का है, मध्य प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही भद्रा टाइगर रिजर्व है। भद्रा टाइगर रिजर्व आपसे कभी पूछे क्या कहेंगे? भद्रा टाइगर रिजर्व भी भैया जी कर्नाटक में है। और अगर हम पूछ ले आपका दांदेली, क्या बोलेंगे? दांदेली टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये हमारा कर्नाटक में है। तीसरा बच्चे नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पर है हमारा? ठीक है, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं भद्रा, भद्र बोलते हैं अच्छे इंसान को, बोलते हैं भद्र बनो, नाटक मत करो। धांधली, धांधली का नाटक मत करो, धांधली का नाटक मत करो। नागर, हो हल्ला मत करो, नाटक मत करो। ठीक है, ऐसे याद करते कर्नाटक के। और बंदी, बंदी क्या करती है? बंदी नाटक करती है। बंदी और बंदा समझते हो तुम? है, तो वो नाटक करती है। तो ऐसे याद करने ना, बांदीपुर कहाँ का है आपका? कर्नाटक का है। अच्छा, जब टाइगर की बात आई तो टाइगर प्रोजेक्ट कभी मत भूलना। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट, और तुम देखा करो कमेंट सेक्शन में बच्चे आंसर करते हैं, जिनको उत्तर नहीं पता होता ना, कुछ भी नहीं लिखना है। देखो बच्चे उत्तर कर रहे हैं, बच्चों को उत्तर कहां से पता चला? पढ़े होंगे यहीं से, तो उत्तर पता है। तो आप भी एक दिन उत्तर देंगे, ये कॉन्फिडेंस रखना है कि ये बच्चे दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूं। 1973 टाइगर डे में आपसे पूछूं, टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे कब मनाया जाता है? बाघ दिवस इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाघ दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी बात है। अगर हम पूछे आपसे कुल टाइगर रिजर्व देश में कितने हैं, कुल टाइगर रिजर्व देश में कितने हैं, तो हम कहेंगे टाइगर रिजर्व भैया जी देश में कुल 53 है। कितने हैं? कुल टाइगर रिजर्व 53 है। राजस्थान का राजा के स्थान के लिए याद रख लेना, राजा का जो स्थान है वो केवल और केवल रण से मिलेगा। केवला देव, केवल याद रख लेना, केवला देव, केवल और केवल रण से मिलता राजा का स्थान। ये जो नौकरी है ना, ये रण से मिलेगी। ऐसे नहीं घर बैठे हो शिकायतें कर रहे हो, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलती नौकरी। वर्दी दिल्ली पुलिस की तो बिल्कुल नहीं मिलती है, मेहनती को मिलती है। राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा, रण से। अच्छा जी भैया, इसमें तो रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है रण करने में। तो रिस्क भी कैसा? घना रिस्क है, घना रिस्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बच्चे, मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व याद रख लेना, कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व। और अगर केरल की बात करते हैं तो केरल का एक टाइगर रिजर्व हम याद कर सकते हैं, पेरियार। केरल के कैसे रहते हैं? पढ़े लिखे। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है हमारे यहाँ? सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा? केरल। तो केरल के परे रहते हैं यारी से। तुम भी इतने पेपर है ना, इस यारी से जो निकल लेते हो ना, तुम मोटरसाइकिल बैठ के गाड़ी में, उसने हॉर्न मारा और तुम उसके साथ मार्केट, परे हो जाओ यारी से थोड़ा, दोस्त कहीं नहीं जाएगा अच्छा है तो। ठीक है, द ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? बोलेंगे जी द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ का मतलब विशाल स्नानागार, जो आपको इमेज में भी लग रहा है। ठीक है, इधर से उतर के जाते थे ये सीढ़ियों में, और इधर से 8,000 साल पहले भैया मजबूत स्विमिंग पूल बनाया हुआ है इन्होंने तो। आज हमारे पास अब भी ऐसा नहीं है, हम तो नल के नीचे बैठ के नहा रहे हैं, ट्यूबवेल में नहा रहे हैं हम जाके। है, ये तो मस्ती में है। स्विमिंग पूल समझो भाई इनके पास। तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बहुत चर्चित क्वेश्चन। कैसे है? ग्रेट बाथ किस सभ्यता में मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं उसको? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो याद रख लेना। खोज की इसकी किसने? आर डी बैनर्जी ने। आर डी राखल दास को, क्या नाम है? राखल दास बनर्जी। आर डी बैनर्जी ने कब खोज की थी आपका? 1922 में। हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी। हड़प्पा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी 1921 में। ठीक है, अच्छा
चानुदारो, ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है भैया? हड़प्पा की अगर बात करें तो कहना भैया किसी से भी पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चानुदारो पाकिस्तान में, और लोथल कहाँ पर है? लोथल है जी गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। यहां पर था एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड समझते हो? यस और नो? बंदरगाह। एसएससी ने 3 नाम से पूछा है इस क्वेश्चन को, गोदीवाड़ा लिखकर भी पूछा है। सिंधु घाटी का गोदीवाड़ा कहाँ था, बंदरगाह कहाँ था, और डॉकयार्ड कहाँ था, यानी कि व्यापार करते थे। डॉकयार्ड का मतलब यहाँ जहाज रुकते थे आकर के लोथल में। अच्छा भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे? हाँ जी, व्यापार करते थे। आपका अरब देशों से इनका बहुत व्यापार उस समय होता था। ठीक है, बंदरगाह इनके पास था। अब आते हैं ग्रेट बाथ पर। देखो ग्रेट बाथ से क्या क्या क्वेश्चन एसएससी पूछता है। ग्रेट बाथ पहले तो पूछ लेता है इसकी लंबाई कितनी है। 11.88 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि ये वाली जो इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई पूछे, ये वाली चौड़ाई, तो 7.01 मीटर। और एक विशेष क्वेश्चन पूछा है कि स्नानागार की आपका क्या गहराई कितनी थी। जो नहाने का था, स्नानागार की गहराई कितनी थी? 2.43 मीटर। अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, फोटो को गौर से देखना। यूबीपीसीएस का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन दिया कि जो ग्रेट बाथ है उसमें सीढ़ियां थी, सीढ़ियां थी पश्चिम की तरफ, या एक ऑप्शन में दिया पूर्व की तरफ, और एक ऑप्शन में दिया पश्चिम और पूर्व दोनों की तरफ, या एक ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो विशाल स्नानागार मिला उसमें जो सीढ़ियां थी वो नौ सीढ़ियां ये किस तरफ से थी? सिर्फ वेस्ट की तरफ। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। ये ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट और ईस्ट की उसकी लोकेशन थी जो यहां पर बना हुआ था, दोनों तरफ। ये हुई ना बात, गजब। और मोहनजोदड़ो से बच्चे और क्या क्या मिला है जो इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए? मोहनजोदारो बोलते हैं इसको वैसे। मोहनजोदाड़ो से एक विशाल अन्नागार भी मिला है, ग्रेनरी। ठीक है, ये तो ग्रेट बात हो गया। एक आपका ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है आपका। ये भी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और ये सबसे विशाल इमारत है। आपसे पूछे ना बिगेस्ट बिल्डिंग कौन सी है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो ग्रेट बाथ मत लिखना कभी भी। क्या लिखना है हमको? विशाल इमारत कौन सी है? ग्रेनरी है। और एक मिली कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी, कांसा एक बच्चे अलॉय है, मिश्र धातु है, इसको बोलते हैं हम क्या? कांसे की नर्तकी, यानी कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी मिली। अब मुझे एक बात बताओ, जो कांसे की नर्तकी है, जैसे यूपी पैट परीक्षा हुई यूपी में, तो उसमें पूछ लिया एक कठिन क्वेश्चन इतिहास में कि कांसे की नर्तकी किस विधि से बनाई गई थी? तो किससे बनाई गई थी? लुप्त मोम विधि से बनाई गई। कौन सी विधि से बनी ये? लुप्त मोम विधि। और मैं तुमको एक थोड़ी सी चीज गाइड कर दूं, वो सुनना। क्या बोलोगे? लोस्ट लोस्ट वैक्स मेथड। जिन बच्चों को ये रहता है ना कि भैया मैं थोड़ा एक डिटेल में भी पढ़ना चाहता हूँ थ्योरी, तो बच्चे यूट्यूब है ना ये, इस यूट्यूब पर आप जा कर के सर्च कर सकते हो एक चीज़। जो बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बेसिक कभी पढ़ाई नहीं है, तो भास्कर सीरीज है बच्चे हमारी, वो हमने इसी यूट्यूब पर हर हर प्यारे बच्चे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराई हुई है। थ्योरी आप पढ़ सकते हैं भास्कर सीरीज से। आप लिख लें भास्कर सीरीज हिस्ट्री, नवीन सर मेरी क्लास है, भास्कर सीरीज RWA ज्योग्राफी, भास्कर सीरीज पॉलिटी, भास्कर सीरीज साइंस, भास्कर सीरीज, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सुखदेव सिंह मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, लव यू टू। आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? बृहद्रथ के बाद चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार हुआ, और फिर अशोक हुआ। अशोक हुआ या अशोक के बाद बृहद्रथ हुआ? यह चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ।
तो मैं तो कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा जी, जो आप कह देंगे उसी के साथ जाऊंगा। तो आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे। ये क्या है जी, ये देख रहे हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन जो एम्पायर है बच्चे, ये आपका 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक रहा, मौर्यन एम्पायर। इसमें जो शासक रहे, सबसे पहले कौन रहे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इतना पूछा गया ना एसएससी द्वारा कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे, तो 322 में बैठे। क्या बोलोगे, 322 से लेकर के 298 बीसी तक बैठे। ठीक है, फिर आपका इनके बाद में बिंदुसार, बड़ा आसान है याद करना, अभी याद कराऊंगा। बिंदुसार 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक। और इसके बाद में महान सम्राट अशोक। ठीक है, अशोक 269 से लेकर के, क्यों भैया 273 में नहीं बैठे थे, नहीं, 4 साल संघर्ष किया इन्होंने गद्दी के लिए बीसी में। तो बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं, उल्टा CBA। और अंतिम शासक कौन था इनका, इस वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। अंतिम एम्परर, द लास्ट एम्परर इज कौन, कौन था आपका, बृहद्रथ था, बृहद्रथ। बात समझे, उल्टी ABC याद करनी है, CBA। आगे कभी बताऊं तो ये बेसिक चीज याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य में कौन, पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। वो दिक्कत, आगे आएंगे फिर बताऊंगा इनकी चीजें। मैं आपको किसी दिन चाणक्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं तब आपसे जानना चाहूंगा कि भैया मुझे एक चीज बता दो ना, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब थे। तो आप कहेंगे भैया जी 322 से 298 तक थे, यानी कि 24 वर्षों तक गद्दी पर रहे थे। ठीक है, आगे आएंगे भैया। हिंदी में आएगा दिल्ली पुलिस में या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आएगा, जो आप चुने। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, वैसे भी दोनों उसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ पाओगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जैसे यहाँ फॉर्मेट है ऐसे ही मिलेगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तभीष्ट लिखी थी। हस्तभीष्ट, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, आगा हसन अमानती या फिर हरिशेन। तो क्या बोलेंगे, कौन थे भैया, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की किताब है हस्तभीष्ट। और किताबें कौन कौन सी हैं अमीर खुसरो की, बहुत पूछी जाने वाली तुगलक नामा, तुगलकों के बारे में भी इन्होंने लिखा है, तुगलक नामा। नूर सिपीहिर, नूर सिपीहिर बुक किसकी है, सिपीहिर। और आपका आशिका बुक किसकी है, आशिका उल अनवर है, लेकिन आप आशिका याद कर सकते हैं। तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसको कहा जाता है, दरअसल में तूतीय हिंद था, और तूतीय का मतलब आपका मैना होता है, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ तोता हो गया। ठीक है, तोता ए हिंद। अच्छा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक कौन है, जो ये NCR में बोली जाती है। खड़ी बोली की रचना, खड़ी बोली की जो रचना है, जो रचनाएं लिखी, उसका जनक कौन है, वो है आपका अमीर खुसरो। तबला का जनक किसको कहोगे, तबला किसने आविष्कार किया, तबला का जनक कौन है आपका, वो अमीर खुसरो है। ये 8 सुल्तानों के टाइम पर रहा था। बड़ा पूछा जाता है, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का दरबार देखा, 8 सुल्तानों का दरबार इसने देखा था, 8 सुल्तानों का दरबार। तो किसका दरबारी कवि है, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर है बच्चे आपका 1290, 696 और 20, 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी, ये जो कार्यकाल बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब से कब तक रहा, 1296 से 1316 तक रहा। आगे आएंगे, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली, अब इससे क्या होगा, हमारा आज जैसे बेसिक क्लास हुई तो एक क्रम बन गया। अब मौर्य साम्राज्य में हम जान गए कि मौर्य साम्राज्य में पहला शासक कौन था, तो हम मौर्यों के बारे में जानेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्लास फिर डिटेल में हो जाएगी, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे आज हम अंग्रेजों के बारे में, बक्सर युद्ध, आपको आगे पता होना चाहिए बक्सर युद्ध कब हुआ, इसके एडिशनल चीजें हम जानेंगे। बहुत बढ़िया,
बहुत गजब उत्तर आते हुए भी बच्चों के, देखते हैं ठीक भी हैं या नहीं है। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। तो एक तरफ तो हेक्टर मुनरो है, किसकी तरफ से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उसकी तरफ से। और दूसरी तरफ कौन थे? मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध का शुजाउद्दौला। और बच्चे ये 3 युद्ध हैं, इन तीनों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 प्लासी वॉर हुआ। प्लासी वॉर में कौन कौन लड़े आपका? एक तो अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। क्लाइव किसकी तरफ से रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और खिलाफ में कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराज। जीत किसकी हुई? क्लाइव की जीत हुई। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, अंग्रेजी शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से। लेकिन बच्चे शुरुआत ना पूछ करके ये पूछे वह कौन सा युद्ध है जिससे अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ? तो वो बक्सर का युद्ध है। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। एक तरफ हेक्टर मुनरो, एक तरफ मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इकट्ठा हो गया आपका, और साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला को भी ले लिया। लेकिन तीनों हार गए। और जीत किसकी हुई? जीत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। तभी तो अंग्रेजी राज स्थापित हुआ। ठीक है। एक आपका तीसरा युद्ध आता है। तीसरा युद्ध आता है जिसमें हम कह सकते हैं आपका 1760 वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का वार कब हुआ? ये आपका बच्चे 1760 में हुआ। ये ब्रिटिश सेना जो ब्रिटिशियर्स थे और वर्सेज फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। और आप एसएससी सीजीएल मेंस की अगर क्वेश्चन देखोगे तो पूरे इतिहास में सिर्फ इन 3 युद्धों पर एसएससी सीजीएल मेंस सिमट के रह गया। हर दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ये किसी में पूछ लिया कि बक्सर युद्ध किसके बीच में हुआ, किसी में पूछ लिया प्लासी युद्ध किस किस के बीच हुआ, किसी में पूछा वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ, किस में कौन जीता। तो जीत तीनों में किसकी हुई है? अंग्रेजों की हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। कुछ बच्चे पानीपत लिखने लग गए हैं। वेरी गुड। चलो भाई, नहीं जरूरत है मोटिवेशन वीडियो, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आएंगे। भारत के संविधान सभा में चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे संविधान सभा के? जुलाई 1946, अगस्त 1945, नवंबर। अब देखो पॉलिटी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पॉलिटी में हम संविधान सभा के बारे में बेसिक आज जानेंगे और धीरे धीरे हम क्रम से चलते रहेंगे। प्रस्तावना, फिर आपका हम चलेंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, संसद, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जब तक एक टॉपिक को पूरा क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं जाए। चलो जी, संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 कहना ठीक होगा क्या? हाँ जी, जुलाई 1946 में हुए थे। पहली बैठक कभी पूछे आपसे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक हम क्या कहेंगे भैया? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और क्या चुने गए इस दिन? अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे आपका, क्या कहेंगे? अस्थाई अध्यक्ष चुने गए आपका सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगली बैठक कब हुई थी बच्चे? अगली बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर को। और उस दिन स्थायी अध्यक्ष कौन, किसको चुना गया? भाई इनको तो इसलिए चुन गया था क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। भाई चुन लेंगे आगे एक परमानेंट। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। राजेंद्र प्रसाद बने। आपसे पूछ लेगा पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने संविधान सभा के? तो क्या बोलेंगे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने थे भैया जी। और आपसे पूछे अगर क्या
हाँ, ये 3 पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे, जैसे संविधान सभा के चुनाव हुए तो पहली बैठक भी पूछ सकता है, तो अंतिम बैठक क्यों नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हम कहेंगे 24 नवंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946। हाँ, ये भी पूछ सकता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चुनाव हुए, चुनाव पूरे हो गए तो संविधान सभा बनी, और संविधान सभा का गठन बताओ भाई। और वो टॉपर ऑफ द क्लास हो जाएगा जो बता दे संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ था आपका? 6 दिसंबर को हुआ था 1946 में, यानी पहली बैठक से 3 दिन पहले। पहली बैठक से 3 दिन पहले। ठीक है, ये बात याद रखें। बेसिक चीजें हुई, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रियम्बल पढ़िए। ये कहते हैं कि जब हम छात्र हैं, हम सब छात्र हैं, तो जब हम सब छात्र हैं तो हमको वो पॉलिटी कहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका आईना है प्रियम्बल, वो प्रस्तावना हम सबको पढ़नी चाहिए, हम सबको। देखेंगे तो किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता के बारे में बात है, जी है। अखंडता के बारे में बात है, गणतंत्र होने के बारे में बात है। कहीं सुरक्षा की बात की गई है क्या? नहीं जी भैया, कहीं भी प्रस्तावना में सुरक्षा की बात नहीं आती है। ठीक है, और याद रख लेना इसमें एक संशोधन हुआ था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या बच्चे जोड़ा गया था? बताएंगे कौन से 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। संविधान संशोधन से समाजवादी, क्या बोलेंगे? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, क्या बोलोगे? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और आपका अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 शब्द किससे जुड़े हैं? 42वें संविधान संशोधन से। अब देखो प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रस्तावना को देखना होगा। सीन 2 पे लगा देंगे, एक बार बच्चे देख लेंगे सारे। ये प्रस्तावना पढ़ना बड़े ध्यान से, देखो कैसे क्या लिखा हुआ है। ये प्रियम्बल है बच्चे, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ेंगे। देख पा रहे हैं? पहले तो थम्स अप करके बताओ कि आप लोगों को ये दिख रहा है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। देख पा रहे हैं कि आप लोग? ये पढ़ें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो क्या बोलोगे? हम भारत के लोग। किससे शुरू होगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। किससे शुरू होगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं देख पा रहे हैं बच्चे? क्या कह रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? क्लियर दिख रहा है? चलो ऐसे ही रहने दो, तो कोई बात नहीं। सीन 2 पे मत लगाओ। अब दिख रहा है? ये बताओ। अरे थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो यार, तुम गेम खेलने के चक्कर में नेट बजाते हो अपना, है? नहीं दिख रहा? और जूम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे। अब तो दिख रहा होगा, अब अंग्रेजी वालों को नहीं दिखेगा। अब देखो, दिख रहा है? अब देखो, हम भारत के लोग, भारत को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे अभी तुरंत, और अगर नहीं बताते हो तो इसका मतलब बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो मैंने अभी बताया था संप्रभु की बात की गई है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखो अभी तीनों को समझ में आएगा, अंग्रेजी वालों को भी थोड़ा छोटा कर लें तो। बच्चे ध्यान से देखना, बस थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो भाई, मजा आ जाएगा फिर, बस थोड़ी सी। तो क्या बोला? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो एक तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, अभी सीपीयू प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, भारत की प्रस्तावना में, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? बोले कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? 3 तरह के जस्टिस हैं। चलो आवाज तो आ रही होगी मेरी। कितने तरह के जस्टिस की बात की गई है? 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 जस्टिस हैं। मैं पूछूं स्वतंत्रता कितनी बताई गई है प्रस्तावना में?
कभी भी पूछूंगा आपसे न्याय कितने, 3। मैं आपसे पूछूं स्वतंत्रता कितनी बताई गई है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता बताई गई है भैया 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्या बोलोगे? लिबर्टी बताई गई है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो कभी नाम नहीं पूछता, तो क्वेश्चन कैसे दे सकता है? क्वेश्चन देगा आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, तो आप कहेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की तो की गई है, जो चौथा वही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम हो जाएगा। आगे आएंगे, समता कितने प्रकार की बताई गई है, समानता कितने प्रकार की बताई गई है, बोलेंगे भाई? चलो भाई, क्या बोलेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समानता कितनी बताई गई है? 2। तो क्या बोलोगे? इक्वलिटी 2 बताई गई है। लिबर्टी आपका 5 बताई गई है। जस्टिस कितनी तरह के बताए गए हैं? जस्टिस 3 तरह के बताए गए हैं। कितनी तरह के? जस्टिस 3 तरह के बताए गए हैं। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बच्चे, क्या अखंडता शब्द है इसमें? बिल्कुल है जी। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए कब इसको स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी? आगे आएंगे। क्या हो गया बच्चे का, दिखाएं।